तो आज सेक्शन मेरा 3 है फ्रेंड। तो आज हम ऑनलाइनर और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दोनों देखेंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। तो किस पशु से हड़प्पा के लोग परिचित थे? देखो, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ से परिचित थे हड़प्पा के लोग। ठीक है, हड़प्पा के लोग कई जानवर से परिचित थे। तो भैंस, भेड़, बकरियों तथा गाय से परिचित थे हड़प्पा के लोग। ठीक, धोलावीरा नगर 3 भागों में बांटा गया। देखो, धोलावीरा नगर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। धोलावीरा एक बहुत बड़ा प्रवेश द्वार है था। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। ठीक है, ठीक है। और जो 3 भागों में बटा है, इसको हम बाद में आपको बताएंगे हैं, अगले वीडियो में बता देंगे। हाँ, मतलब इसका बेसिक जो कंसेप्ट है मैं लिखा हूँ, इसको आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, खुला मैदान था, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित। अब ये भी पूछ सकता है सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कहाँ किया जाता था? तो धोलावीरा में किया जाता था। ठीक है, फिर गुजरात की खंभाल की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल है जहाँ कीमती पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ कीमती पत्थर, ये भी पूछ सकते हैं जहाँ पर कहाँ कीमती पत्थर पाए जाते थे। लोथल में मिलता था। लोथल में मिलता है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो साबरमती की जो एक कोई उपनदी है उसके किनारे है, और ये गुजरात में है, खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो कई कई तरह के इसमें भी बना सकते हैं, आप बना के याद कर सकते हैं। ठीक, ब्राह्मण साहित्य में सबसे पुराने वेद क्या है? तो ब्राह्मण साहित्य में सब जानते हैं, वेद सबसे ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, और आर्यों में आर्थिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिली है आर्यों की? तो हमें वेद से मिली है, सीधी सी फंडा है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा बन सकता है तो आप मार सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और फिर इसके बाद ऋग्वेद का अर्थ क्या है? तो ऋग्वेद का अर्थ सब जानते हैं, ऋचाओं के क्रमबद्ध को ऋग्वेद का अर्थ कहते हैं। अब क्रमबद्ध ज्ञान को, तो देखो आप किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ को हमें जानकारी किसी से, हम किसी चीज़ को एनालिसिस करते हैं उससे हमें जानकारी मिलती है। तो संग्रह माने एनालिसिस करना, अध्ययन करना, एनालिसिस का मतलब विश्लेषण। ठीक है, एनालिसिस का मतलब विश्लेषण होता है इंग्लिश में, हिंदी में। तो हम किसी चीज़ का बारे में बहुत ज़्यादा उसका जानकारी जब हो जाती है, तो देखो हम कोई चीज़ पढ़ते तो उसका हमें थोड़ा बहुत मतलब तो मिल जाता है, इसी तरह हमें इसका भी मतलब मिला। ठीक है, देखो डिवीजन के भागों में, विभाजन के भागों में बताते हैं। 1000 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10 मंडल हैं, और 10,462 ऋचाएँ हैं, जिसमें इंद्र की 250 ऋचाएँ, अग्नि की 200 ऋचाएँ हैं। ठीक है, ऋग्वेद पढ़ने वाली ऋषि, देखो सबसे पहले ऋग्वेद पढ़ने वाला ऋषि कौन था? ठीक है, सबसे देखो हम मेरे राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि मैं अपनी भाषा में लिखा हूँ, तो लिखने में लिखा जाता है क्योंकि हो जाता है, पर मैं इसको अभी कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मेरी नोट है, 1 साल पुरानी नोट है, मैं इसको रिवीजन कर रहा हूँ, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। इससे मेरा भी हेल्प हो जाएगा और आपका भी हेल्प हो जाएगा। मैं ये सोच के आपको करा रहा हूँ, और आप अगर बेसिक कंसेप्ट चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और वन लाइनर क्वेश्चन, QI क्वेश्चन, देखो हम तो ज़्यादा नहीं कहेंगे कि देखो इसमें तीनों कंबाइंड है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, तीनों कंबाइंड हम किए हैं। ठीक है, हमारे थर्मल में आपको तो पता चला गया होगा। ठीक है, कई सारी बुक लगा दिया हूँ, पर हिस्ट्री का ही सब है। हिस्ट्री का भी बहुत मेरे पास नोट है, मैं सबकी रिवीजन करा दूंगा, ताकि कोई भी अगर विद्यार्थी अगर जिसे मिडिल क्लास का हो, तो चाहे कोई भी क्लास का हो, हाई मिडिल दोनों के लिए, जिससे अगर वो आप मेरी वीडियो देख रहा है उसको कम से कम बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर ही हो जाएगा। मैं इतनी दावा कर रहा हूँ, आई क्लेम यू, मैं तुमसे इतनी अपना दावा कर रहा हूँ ना कि आपको वो पक्का मतलब हो जाएगा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर। ओके, ठीक है, तुमने ये बता दिया था। ऋग्वेद पढ़ने वाली ऋषि क्या? होत्री थे, होत्री है ना, होत्री थे। आप अगर जल्दी पढ़ेंगे शब्द को तो उच्चारण अच्छा आएगा, अर्थ सही आएगा। अगर थोड़ा लेट करेंगे तो उच्चारण अर्थ सही नहीं आएगा। ठीक है,
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अगर आप रीड करिए, यूपीएससी की तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा किताब रीड करिए और राइटिंग लिखिए और समझिए क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पढ़िए, सॉरी यार, करंट अफेयर पढ़िए, मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम 6 महीने से पहले पढ़िए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे आपको बेसिक अर्थ का, शब्द का अर्थ पता चलेगा और आपको सिनोनिम एंटोनिम्स के बारे में ज़्यादा, इंग्लिश का ज़्यादा पढ़िएगा। चलिए हम आगे बात करेंगे उसके बारे में, ठीक। फिर इसका मतलब वीडियो हिल रही है। ऋग्वेद की रचनाएं कब हुई थी? तो 3500 वर्ष पहले हुई थी। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? ऋग्वेद की भाषा में लिखा गया तो प्राक भाषा में या प्राकृतिक भाषा में लिखा गया तो, और संस्कृत भाषा की उपयोग, संस्कृत भाषा की का किस परिवार का है? तो भारोपीय परिवार का। तो भारोपीय परिवार में भाषा कै आता है? भारोपीय परिवार में भाषा, देखो ये संस्कृत भाषा किस परिवार का भाषा है? तो भारोपीय भाषा परिवार का। अब भारोपीय भाषा का हिस्सा कौन कहते हैं? सबसे पहले असमिया है, हिंदी है और काश्मीरी है, सिंधी है, शाही है, सब क्या है? भारोपीय भाषा की हिस्सा हैं। तो भारतीय भाषा के हिस्सा कैसे हैं? तो आप गिन के बता देंगे। असमिया या पूजा गुजराती 2 हो जाएगी, हिंदी 3 हो जाएगी, कश्मीरी 4 हो जाएगी, सिंधी 5 और एशियाई 6 भाषा की कंबाइंड है, भारतीय भाषा का हिस्सा है। पार्टनर बोल सकते हैं या पार्टनर ही बोल सकते हैं, सॉरी यार। ऋग्वेद एक पांडुलिपि का सच कहाँ मिला है? ऋग्वेद के पांडुलिपि का सच कश्मीर में मिला है। ऋग्वेद और पांडुलिपि का सच कहाँ मिला है? कश्मीर में मिला है। फिर देखिए, गंगा और यमुना का उल्लेख, सॉरी गंगा और, हाँ सॉरी सही बोले, गंगा और यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में कै बार हुआ है? कैसे हुआ है? कै बार, कै बार हुआ है, कै बार हुआ है ना? तो गंगा और यमुना का उल्लेख एक ही बार हुआ है ना। ये सहायक, गंगा की सबसे सहायक नदी है, ठीक है, जो पश्चिमी से आके मिलती है और सब पूरब से आके मिलती है, ठीक है। और सरस्वती, सिंध और की उसकी उसकी सहायक नदियाँ का उपयोग ऋग्वेद में बार बार हुआ है। सरस्वती और सिंध की उसकी सहायक नदियाँ का उपयोग ऋग्वेद में बार बार हुआ है। वैदिक सभ्यता का अश्व केंद्रित सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक काल किसके लिए युद्ध, वैदिक काल में किसके लिए ज़्यादा युद्ध होते थे? तो वैदिक काल में देखो मवेशियों के लिए हैं, और चरगाह, खेती के लिए युद्ध होते थे वैदिक काल में। चरगाह मवेशियों के लिए, ज़्यादातर मवेशियों के लिए युद्ध होते थे, ठीक है, और चरगाह के लिए, ठीक है, क्योंकि उस समय लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानवर पे निर्भर थे, उससे लोग ठीक है, ठीक है, क्योंकि जानवर से खेती करते थे, जानवर से दूध दही जो बनता था वही पी के अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। ऋग्वेद में विश्व और जनों का नाम मिलते हैं। विश्व और जनों का नाम किस में मिलते हैं? ऋग्वेद में मिलते हैं। पाषाण, महापाषाण में कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले है। महापाषाण में कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा चालू हुई है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा चालू हुई है? तो प्रथम दक्षिण व दक्षिण भारत में, उत्तरी पूर्वी भारत में, कश्मीर में प्रचलित हुई थी। यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा? देखो महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा दक्षिण में, दक्षिण दक्षिण भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी, ठीक है। प्राचीन काल में शिष्ट क्या होती है? देखो प्राचीन काल में शिष्ट का मतलब क्या था? तो प्राचीन काल में महापाषाण की कब्र होती थी, उसे ही शिष्ट कहते हैं। शिष्ट मतलब महापाषाण की कब्र होती थी। काले एवं लाल मृत भांड का संबंध किससे? देखो मृत भांड का संबंध हमारे तो महापाषाण काल में लोहे से है। इनाम गांव भीम के सहायक नदी घोड़े नदी के किनारे, भीम के सहायक नदी के किनारे इनाम गांव है, जो घोड़े नदी के किनारे, घोड़े नदी, सॉरी घोड़ नदी है ना, घोड़ नदी है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, लिखता तो बनेगा नहीं, घोड़ नदी है।
घोड़ घोड़ नदी घोड़े नहीं घोड़ नदी। फिर निम्नलिखित में से किस स्थल में विशिष्ट कब्र गाह के साक्ष्य मिले, कब्रगाह के साक्ष्य मिले हैं। देखो घोड़ नदी के किनारे, घोड़ नदी के किनारे, देखो घोड़ नदी है एक। आप सर्च कर लीजिए घोड़ नदी कहाँ है। तो ये भीम के सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे, भीम की सहायक नदी घोड़ नदी है। ये निम्नलिखित में से कब्र गाह के साक्ष्य मिले हैं घोड़ नदी के किनारे। निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक आदमी का 5 कमरों वाला आंगन, 4 पैर वाले मिट्टी के संदूक दफनाए गए हैं। इनाम गांव में, इनाम गांव में क्या क्या फसल मिले हैं। तो इनाम गांव गेहूँ, चावल, दाल, उसको चावल को धान बोल दीजिएगा, क्योंकि धान से ही चावल होता है। फिलहाल लगा था वहीं चावल ही पहले मिल गया होगा, धान नहीं मिला। तो दाल, बाजरा, मटर, जौ, तिल, हड्डियाँ, बैल, बकरी, गाय, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर सब मिले थे वहाँ। ठीक है, देखिए इसमें से 2-3 ज़्यादा याद करिएगा। देखो गेहूँ जौ मिला था, चावल गुजरा, तिल, हड्डियाँ पूछ सकता है कि इनाम गांव में क्या हड्डियाँ मिली थी। हाँ मिली थी। इनाम गांव के कृषकों का निवास कितने से 3600 ईसा पूर्व, 3600 से 2700 साल पहले है। ठीक है, देखिए वर्ण व्यवस्था का उपयोग औरतों को, देखो सबसे पहले हम बता देंगे, पहले हमें ऋग्वेद में औरतों को, शूद्रों को इजाज़त नहीं थी वेदों की अध्ययन करना, उसका अधिकार नहीं था। इसमें कुछ ब्राह्मण द्वारा बनाई गई व्यवस्था थी। ठीक है, और ब्राह्मण द्वारा बनाई गई व्यवस्था थी, और इसके वजह से वहाँ के लोग को, मतलब औरतों को, शूद्र लोग को ज़्यादातर ऋग्वेद वगैरह नहीं पढ़ने जाने देते थे। अब भाई उन लोग को क्या मतलब मानसिकता थी, क्यों नहीं पढ़ने देते थे, वही लोग सोचेंगे। पर मेरे हिसाब से तो ये सोचते थे कि अगर ये लोग भी पढ़ लेंगे तो हमारी कोई समाज में उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होगी। मतलब कहो कि जिससे क्या आने की जो बहुत तेज़ होता है, उसके जैसे जो बहुत सामान मांगी होती है और अच्छी होती है, उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा दाम होता है। इसी तरह ये लोग भी इसी सोचते थे कि अगर हम ही लोग को पता रहेगा तो हम ही लोग को ज़्यादा सम्मान मिलेगा। ठीक है, यही सब सोचते थे। फिर वर्ष, ठीक है, यही सब सोचते थे। तो यही है कि ब्राह्मण द्वारा बनाई गई सभी व्यवस्था को नहीं, वर्ण व्यवस्था स्वीकार नहीं किया, और कई राजा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। वर्ष शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के वर्ण धातु से हुई है। देखो वर्ष शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के वर्ण धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है चुनना या वर्ण करना। ठीक, फिर देखो यहाँ से वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज का 4 भागों में कार्यात्मक विभाजन किया जा सकता है, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ठीक है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संबंधित देवी सिद्धांत के अनुसार चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई थी। मुख्य से ब्राह्मण, बहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से उत्पन्न हुई थी। जिसे हमारे पहले क्या है, पहले चार भागों में बांट गया था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देखो मैं बताया ना, ब्राह्मण का मतलब होता है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ, जो यज्ञ करने का, हवन करने का। क्षत्रिय युद्ध के लिए, वैश्य व्यापार में आ जाते हैं, और शूद्र जो घर का साफ सफाई हुआ, काम हुआ बाहर का, ये सब शूद्र लोग करते थे। और शूद्र को, वैश्य को काफ़ी ज़्यादा ब्राह्मण द्वारा उसका हनन किया गया है ना। ऐसा नहीं होता है, जो छोड़ जात होते हैं उसका नहीं सब दबाते हैं, वही इसमें भी हुआ है, आज भी वही होता है। ऋग्वेद काल में राजनीतिक सबसे बड़ी इकाई जन थी। ऋग्वेद में सबसे राजनीतिक काल की सबसे बड़ी इकाई जन थी। देखो ये पूछ सकता है ऋग्वेद में
राजनीतिक काल की सबसे बड़ी इकाई जन थी। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक काल की सबसे बड़ी इकाई जनपद हुई थी। 6 BC में सबसे बड़ी इकाई महाजनपद हुई थी। 6 BC में राजनीति की सबसे बड़ी इकाई महाजनपद हुई थी। मौर्य काल में राजनीति, देखो ये BC का मतलब होता है, ये इसके इंग्लिश में लैटिन शब्द से लिया गया है। और मैं वीडियो बनाया हूँ, इसके पहले देख लीजिएगा। लेक्चर फर्स्ट में मेरा है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे तो मैं हड़प्पा सभ्यता में इसको बताया हूँ। ठीक। मौर्य देखो यहाँ पर, मौर्य काल में राजनीति की सबसे बड़ी इकाई साम्राज्य। मौर्य काल की राजनीति की सबसे बड़ी इकाई साम्राज्य थी। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है बसने का जगह। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बसने का जगह। जनपद काल की मुख्य फसल क्या थी? चावल और गेहूँ, धान, तिल। इसको धान, चावल, जो तिल थी। आज के समय में जनपद मतलब जिला हो रहा है। पहले जनपद की मुख्य इकाई फसल क्या थी? अब भी वही मतलब है, जनपद मतलब। वैदिक या जनपद काल में लाल रंग मिट्टी के बर्तन मिले हैं ज़्यादा। वैदिक और जनपद काल में लाल रंग और मिट्टी के बर्तन ज़्यादा मिले। प्राचीन काल में प्राचीन काल में कर कितने लिया जाता था? देखो कर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्राचीन काल में कर कितने लिया जाता था? 1/6 का हिस्सा कर लिया जाता था। 6 में 1% कर लिया जाता था। 6 शताब्दी ईसा पूर्व में दो सबसे बड़ी क्रांतियाँ कौन थी? लोग धान उपजाने की बजाय धान के पौधे तैयार करने का उनका रोपण शुरू किया था। 6 शताब्दी ईसा पूर्व दो सबसे बड़ी क्रांतियाँ कौन थी? लोग धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण करते थे। सबसे बड़ी क्रांतियाँ 6वीं शताब्दी में। चलिए फ्रेंड, तो मैं अगली वीडियो कल लाऊंगा। तो मैं ये आशा करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर करिए। और बेसिक कंसेप्ट जितने क्लियर रहेगा और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो हर विषय आप कमांड बनाइए, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है।